गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम IMED का चैप्टर 6 स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा था लीड टाइम। ये कंटिन्यू करूँगा मैं। लीड टाइम क्या है? लीड टाइम इज़ द टाइम टेकन बिटवीन द डेट ऑफ प्लेसिंग द परचेज ऑर्डर एंड द डेट ऑफ रिसीविंग द मटेरियल। लीड टाइम होता है जो टाइम लगेगा आपका बिटवीन प्लेसिंग परचेज ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा और डेट ऑफ रिसीविंग द मटेरियल, कब रिसीव हो रहा है मटेरियल, तो उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। इफ़ द ऑर्डर इज प्लेस्ड, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऑर्डर इज प्लेस्ड टुडे, अगर कोई ऑर्डर मिलता है टुडे एंड द सप्लाई इज रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज, आपकी सप्लाई जो है 30 दिन बाद मिलती है, देन द 30 डे टाइम, जो 30 डे टाइम है वो विल बी कॉल्ड एज लीड टाइम, जिसको बोलेंगे TL। अकॉर्डिंग टू फिगर 6.3, सो अकॉर्डिंग टू फिगर 6.3, अगर आप ये देख रहे हैं ऊपर फिगर मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 6.3 में, लीड टाइम इज़ वन रीज़न वाई इन्वेंट्री इज़ विदहेल्ड विद इन द स्टॉक। लीड टाइम वो एक रीज़न होता है जिसमें इन्वेंट्री रहता है स्टॉक में। फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो नोन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी केप्ट। इससे ये पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी हमारी यहाँ पे है। एंड रिजर्व स्टॉक फॉर द यूज़ ऑफ मटेरियल इन लीड टाइम। लीड टाइम में इट इज़ अटेम्प्टेड दैट द लीड टाइम इज़ मिनिमाइज्ड। अब आप इसमें फिगर में देख रहे होंगे, फिगर 6.3 दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें कि क्वांटिटी री ऑर्डर पॉइंट बी दिखा रहा है आपका, देन मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे, एवरेज वर्किंग इन्वेंट्री आ रहा है, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर ऑफ परचेज क्वांटिटी ऊपर आप देख रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री, मिनिमम रिजर्व स्टॉक, ये सारा आपका नीचे दिखा रहा है, मिनिमम रिजर्व स्टॉक हमारा कितना है ना। तो ये आपका फिगर जो है ये पूरा शो करता है कि आपका लीड टाइम क्या होगा। अब लीड टाइम की हम बात करें किस तरह से यूज़ होता है। यूज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेजिशन ऑफ द मटेरियल, टेक एक्शन टू इशू द ऑर्डर। कंप्लीट प्रोसेस करें रिक्वेजिशन मटेरियल को और एक्शन लें इशू करने के लिए ऑर्डर को। सेकंड पॉइंट आता है टाइम टेकन इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द ऑर्डर टू द सेलर और वेंडर। जो टाइम लगेगा वो इन द प्रोसेस में, जो सेंडिंग ऑर्डर टू सेलर या और वेंडर के लिए जो भी टाइम लगेगा, ये आपका लीड टाइम में काम में आता है। लीड टाइम इस तरह से। सी पॉइंट हमारा है द टाइम टेकन ऑफ द वेंडर टू फॉलो द ऑर्डर। अब जो टाइम लगेगा वेंडर को फॉलो करने के लिए ऑर्डर को, दैट इज द टाइम दैट द वेंडर स्पेंड इन द शिपमेंट ऑफ मटेरियल। वो टाइम है जिसमें वेंडर स्पेंड करता है अपना टाइम शिपमेंट के लिए, मतलब जाता है मटेरियल बाय कोरियर या स्पीड पोस्ट के द्वारा। डी पॉइंट आता है टाइम टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। टाइम टेकन जो लग रहा है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का है, इट इज़ इट्स रिसिप्ट, इट्स इंस्पेक्शन एंड फॉर रीचिंग द स्टोर। ये भी आपके लीड टाइम में आता है सारा, जिसमें टाइम लग रहा है जाने में और आने में रिसिप्ट का। ऐसी आपकी साइकिल टाइम काम करती है। द टाइम टेकन बिटवीन एनी टू परचेज ऑर्डर्स इज कॉल्ड साइकिल टाइम। वो टाइम जो दो परचेज ऑर्डर हो के बीच में आता है वो साइकिल टाइम आता है दो परचेज ऑर्डर में। द साइकिल टाइम डज नॉट हैव टू बी कॉन्स्टेंट। साइकिल टाइम जो होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, बट डिपेंड्स ऑन द एवरेज रेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन। एक एवरेज रेट होता है मटेरियल कंजप्शन का, कि मटेरियल कंजप्शन कब होगा और डिफरेंट पीरियड्स अलग अलग। ऐसे ही आपका रिजर्व स्टॉक आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आप बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में आता है जहाँ पे आपका रिजर्व रहता है, स्टॉक में रहता है। रिजर्व स्टॉक इज ऑलवेज केप्ट इन द स्टोर टू अवॉइड द इवेंट ऑफ मटेरियल एक्सपायरेशन। रिजर्व स्टॉक जो होता है हमेशा स्टोर में रखा जाता है जिससे कि वो उसको बचाया जा सके स्टॉक को एक्सपायरेशन होने से। द फॉलोइंग मे बी टू रीजन बिहाइंड द शॉर्टेज स्केसिटी ऑफ मटेरियल स्टॉक इन द स्टोर। जो रीज़न होते हैं बिहाइंड द शॉर्टेज होने के लिए मटेरियल का, क्या होता है ड्यू टू इंक्रीज लीड टाइम। लीड टाइम आपका जो था वो बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन। आपका रेट ऑफ मटेरियल कंजप्शन का इंक्रीज हो जाए ड्यू टू लीड टाइम पीरियड के कारण। देन आता है स्टोर कीपिंग, आपका नेक्स्ट पॉइंट। स्टोर कीपिंग में क्या होता है, दिस इज द एस्पेक्ट, सेकेंड पॉइंट ले रहा हूँ, दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल दैट डील्स विद द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये एक एक्सपेक्ट होती है जिसमें मटेरियल कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि डील हो सके उसकी स्टोरेज ऑफ मटेरियल की। ठीक है, व्हाट इज द मटेरियल स्टोरेज। स्टोरिंग और स्टोर कीपर इज द सर्विस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टोरिंग या स्टोर कीपिंग की बात करें तो एक सर्विस होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर storage of material and then issuing it to the respective department or proper requisition। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर प्रॉपर स्टोरेज के लिए, जिससे स्टोरेज रख सकें मटेरियल को और इशू करा सकें रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या प्रॉपर रिक्वेजिशन।
इस तरह से आपका स्टोर का मैनेजमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर कीपिंग, हमारा उद्देश्य क्या स्टोर कीपिंग का? द एम ऑफ एन एफिशिएंट स्टोर कीपिंग इज टू रिड्यूस एक्सपेंसेस दैट आर इंक्योर्ड इन प्रोवाइडिंग स्टोर कीपिंग सर्विस एंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस फंक्शंस। अब हमारा स्टोर कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि स्टोर कीपिंग में अगर आपका स्टॉक रहेगा तो आपका शिपमेंट वगैरह बच जाएगा, और आपको इमरजेंसी में अगर चाहिए होगा तो आपका प्रोडक्शन वो रुकेगा नहीं और आपका काम होता रहेगा। तो एम ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू एफिशिएंट टू रिड्यूस एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हो रहे हैं शिपमेंट वगैरह, दैट इंक्लूड इन प्रोवाइडिंग स्टोर, जो आपका प्रोवाइड किया जाएगा स्टोर में कीपिंग सर्विसेज, दो एग्जीक्यूट करता है वेरियस फंक्शंस को। अब कौन कौन से फंक्शंस हमारे आते हैं इन द सर्विस ऑफ स्टोर कीपिंग? पहला पॉइंट हमारा अंडर स्टॉकिंग एंड ओवर स्टॉकिंग ऑफ द मटेरियल, कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन के लिए, तो कमी पड़ती है तो वहाँ भी पूरा कर लेगा, या ओवर चाहिए ज़्यादा चाहिए मटेरियल तो भी आपको प्रोडक्शन में वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। स्टॉक स्टोरेज विल इंक्लूड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन मटेरियल, स्टॉक स्टोरेज जो होता है वो इंक्लूड ये भी करता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप मटेरियल में लगा हुआ है, और अगर उसके दाम बढ़ते भी हैं आगे तो आपका वही रेट रहेगा जो आपने पहले स्टॉक में लिया है, आपको प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल का फैक्ट्री से आना और जाना वो भी आपका खर्च कम हो जाएगा। प्रोडक्शन हैंडलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन भी हो जाता है, हैंडलिंग भी इजीली हो जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मटेरियल भी हो जाता है आपका। तो आपका ये प्रोटेक्शन वगैरह भी हो जाता है, हैंडलिंग हो जाता है। अब ये एक तरह से ये एडवांटेजेस भी है, फ़ायदे में है कि कभी ऐसा स्टॉक होता है कम या ज़्यादा तो आपके काम में जाएगा। दूसरी तरह से देखें तो आपका ये थोड़ा एक्सपेंसेस भी रोकता है, मतलब आपके ऊपरी खर्चे जो है वो भी कम करता है या कराता है। वैसे तो आपका वैसे कम करता है, लेकिन एक्सपेंसेस आपके दूसरे वे में ऐसा हो जाता है कि इतना मटेरियल जो आपने स्टॉक किया उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपको स्टोर कीपिंग इंचार्ज रखना पड़ेगा जो मेंटेन करेगा, जो ख़राब हो रहा है उसको हटाए, जो स्टॉक में किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैनेज करा जाए। तो ये आपका इसके लिए एक्सपेंस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। लोकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल, आपको एक लोकेशन भी देखनी पड़ेगी स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए। एक्सपेंसेस ऑफ स्टोरेज इंक्लूड सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी स्टोर रूम में। तो ये सारे आपके स्टोर कीपिंग में आपके एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन वाइल अगर देखा जाए तो कुछ आपके इसको फ़ायदे भी होते हैं दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो। ऐसे ही आपका स्टोर एंड स्टॉक की बात करें हम, स्टोर्स में क्या होता है? स्टोर्स आर द मटेरियल दैट हैव नॉट बीन वर्कड ऑन येट, स्टोर में वो होता है जो अभी सामान आपका काम में नहीं आया है। स्टोर रूम इज़ द प्लेस वेयर स्टोर्स आर केप्ट, स्टोर रूम वो होता है जहाँ पे आपका स्टोर रखे गए। स्टॉक की बात करें तो फिनिश्ड गुड्स और रिफाइंड प्रोडक्ट्स विच आर रेडी फॉर शिपमेंट, जो आपके बन चुके हैं, प्रोडक्ट तैयार हो गया है और रेडी फॉर शिपमेंट के लिए है, वो आपका स्टॉक में आएगा कि आपका स्टॉक में कितना सामान है शिपमेंट के लिए। द प्लेस वेयर द स्टॉक इज केप्ट इज कॉल्ड द स्टॉक रूम, जहाँ पे ये सामान रखा जाता है फिनिश गुड्स वगैरह उसको स्टॉक रूम कहा जाता है। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल आर स्टोर इन द स्टोर रूम, स्टोर इन द स्टोर रूम। कौन कौन से स्टोर में रखा जाता है? स्टोर में तो आपका रॉ मटेरियल रहता है जो आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है, सच एज कास्ट आयरन, स्टील, एलॉय व्हील, स्टील मिक्स्ड एलॉय, ये सब। सप्लाईज में क्या आता है? विच इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज कूलेंट ऑयल, मोबाइल ऑयल, केरोसिन ऑयल, कॉटन वेस्ट, ऐसा ये सप्लाईज हो गया आपके। देन आता है फिनिश्ड पार्ट, फिनिश्ड पार्ट्स में आपके कहाँ से आते हैं? पार्ट्स दैट हैव बीन फैब्रिकेटेड बट हैव नॉट बीन रीअसेंबल्ड, फैब्रिकेटेड मतलब फैब्रिकेटेड होने के लिए तैयार हैं, हो चुके हैं फैब्रिकेटेड मतलब सेलर के लिए, लेकिन वो अभी असेंबल नहीं हुए हैं, जाने के लिए तैयार है, असेंबल नहीं हुए, सब पार्ट्स को भी असेंबल करना है। फंक्शन ऑफ स्टोर कीपिंग में क्या क्या रहता है आपका? रिसिप्ट ऑफ मटेरियल टू स्टोरेज, आपको रिसिप्ट रखनी पड़ेगी स्टोर में। अगर बात करूँ वो फंक्शन ऑफ स्टोरिंग की तो आपका रिसिप्ट भी रखनी पड़ेगी स्टोरेज में। सेकंड पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मटेरियल स्टोरेज, आपको रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा मटेरियल का कितना स्टोरेज में है, और स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मेंटेनिंग ऑफ स्टोरेज स्टोर्स, इशूइंग ऑफ स्टोर, कोऑर्डिनेटर फंक्शन टू स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल कंट्रोल, ये सारे आपके पॉइंट्स में आते हैं। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल टू स्टोरेज, रॉ मटेरियल सप्लाईज एंड परचेज पार्ट, supplies and purchase parts are used received एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन, जहाँ पे वो रखा जाएगा ये सब चीज़ रिसिप्ट फॉर मटेरियल स्टोरेज के लिए जो परचेज किया गया है रॉ मटेरियल है वो आपको रिसीव किया है डेजिग्नेटेड लोकेशन। अनलोडेड देन इंस्पेक्टेड एंड सेंड टू स्टोर कीपिंग, ये सारा आपका अनलोडेड करना फिर इंस्पेक्ट करना उसके बाद सेंड करना स्टोर कीपिंग, ये आपका रिसिप्ट ऑफ मटेरियल स्टोरेज का जिम्मेदारी होती है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा बताता हूँ ब्रीफली। ऐसी सेकंड पॉइंट आता है रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ मटेरियल इन स्टोरेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू रिकॉर्ड द मटेरियल स्टोरेज इन द स्टोर रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है
जिसका रिकॉर्ड कर सके मटेरियल का जो स्टोर है आपका स्टोर रूम में। द अराइवल एंड एग्जिट टाइम ऑफ द मटेरियल, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर द मटेरियल स्टोर, कहाँ पे रखा गया है ये स्टोर। करेक्ट एक्सचेंज ऑफ डेटा विद द डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल एंड स्टॉक कीपिंग, करेक्ट एक्सचेंज होना चाहिए जो डेटा आपका स्टोर जा रहा है कंट्रोल और स्टॉक कीपिंग में है। ऐसे ही आपका स्टॉक, ऐसे ही आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टोरेज ऑफ मटेरियल शुड बी डन प्रॉपर्ली, स्टोर मटेरियल जो होना चाहिए वो प्रॉपर्ली डन होना चाहिए सेफली एंड इट शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रोटेक्शन अंटिल इट रिक्विजिशन इज डन थ्रू द प्रॉपर मीन्स। जब तक वो उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड हो आगे बढ़ने के लिए, तब तक वो उसको प्रॉपर मीन्स में नहीं रखा जाएगा, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। मेंटेनिंग स्टोर, मेंटेनिंग ऑफ स्टोर, स्टोर को भी मेंटेन करना पड़ता है। इशूइंग स्टोर की बात करें, फिफ्थ पॉइंट है, तो आपको इशू कराना पड़ेगा स्टोर के लिए। स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग ऑफ स्टोर, स्टोर को इशू करने पर। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट इन दिस एक्शन देयर इज़ नो वेस्टेज, आपकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए जो आपका स्टोर हुआ है, स्टोर में आपका मटेरियल रखा है, एक्सेस ऑफ स्टोर। इस तरह से आपके बहुत पॉइंट आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, वैल्यूएशन भी होना चाहिए। जैसे कि आपका फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेड फ्रॉम स्टोर, आपका स्टोर से आया। जैसे कि पहला पॉइंट आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जो मतलब पहले आया उसको पहले निकालो। अगर पहले जो मटेरियल आपका पहले आया उसको लास्ट में निकालो तो तब तक वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। एवरेज प्राइस मेथड, फिक्स्ड प्राइस मेथड, अब कहीं कहीं टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता है, जो आया पहले उसको पहले निकालो, जो लास्ट आया उसको पहले निकालो। अलग अलग डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि मटेरियल की एक्सपायरी क्या है, कब तक वो मटेरियल उसका रह पाएगा। फिक्स्ड प्राइस मेथड, एक्चुअल कॉस्ट मेथड, ये सारे आपके वैल्यूएशन होता है जो शूट किए जाते हैं। इसी तरह के आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बता रहे हैं, इट इज कॉल्ड बेसिक कॉस्ट मेथड। आफ्टर गोल goods are received under this method, they are marked in the store record and their total cost is represented by adding miscellaneous expensive, उनमें miscellaneous expensive लगाए थे जब वो रिसीव हो जाता है, लाइक रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इस तरह से। और द मटेरियल रिसीव्ड इन द सेकेंड लॉट इज इशूड ओनली व्हेन द मटेरियल ऑफ द फर्स्ट लॉट इज फिनिश्ड। अब मटेरियल जो दूसरा वाला लॉट का है वो तभी रिसीव होगा, वहाँ पे आएगा, इशू होगा, जब तक आपका फर्स्ट लॉट उसका आउट नहीं हो जाएगा। तो वही इसमें आपकी टेक्नोलॉजी वही लग जाती है मेथड इसका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। सेम इसी तरह से लास्ट इन फर्स्ट आउट में आपका चलता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है, अंडर दिस मेथड द स्पेसिफिक मटेरियल ऑफ द लास्ट लॉट जो है इज द फर्स्ट इशूड, लास्ट लॉट जो है फर्स्ट इशू एंड द वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट द रेट ऑफ वैल्यू ऑफ द लास्ट लॉट रिसीव्ड। लास्ट लॉट रिसीव जो हुआ था उसके हिसाब से उसको निकाला है दैट द वैल्यू ऑफ द न्यू लॉट व्हेन द मटेरियल ऑफ द लास्ट लॉट इज मूव्ड आउट फॉर सप्लाई। लास्ट लॉट जो है वो आपका निकल जाएगा सप्लाई से, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल ऑफ द रिमेनिंग लॉट इज कंसिडर्ड, जो बाद में फिर बचे हुए हैं उनको रिमेनिंग को कंसिडर किया जाएगा। द यूटिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इन हाई स्पीड प्रोडक्शन, इससे हाई स्पीड प्रोडक्शन हो जाएगा। इट्स एडवांटेज देयर द कॉस्ट इज डिटरमाइंड एट करंट रेट, इससे एडवांटेज होगा कि कॉस्ट आपकी डिटरमाइन निकलेगी करंट रेट्स के हिसाब से। इसी तरह के आपके काफ़ी इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं जो वैसे हैं, फिक्स्ड प्राइस मेथड, एक्चुअल कॉस्ट मेथड, करंट वैल्यू मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके जो स्टोर में कवर करते हैं मैनेज करने के लिए। लास्ट पॉइंट हमारा एक आगे का आता है, इशू ऑफ रिक्विजिशन टू द परचेज डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, द स्टोर रिक्विजिशन इज इशूड टू द परचेज डिपार्टमेंट विद द इंटेंशन ऑफ परचेजिंग द डिजायर्ड मटेरियल। उनका ये इशू कराते हैं जो आपका परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल को स्टोर से, तो उनका उद्देश्य ये होता है कि मैक्सिमम इकोनॉमिकल क्वांटिटी हो एंड इट्स डिलीवरी एट रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम पे वो डिलीवर हो। बिफोर हैंडलिंग ओवर द रिक्वेजिशन टू द परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को रिसीव कराने से पहले द स्टोर कीपर मेक श्योर दैट द गुड्स विच आर अवेलेबल, जो हमारे उसके पास अवेलेबल हैं विद देम इन द स्टोर आर यूज्ड फर्स्ट, जो उनके पास अवेलेबल हैं स्टॉक में वो पहले यूज़ में किए जाएँ। तो ये परचेज डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे हमारे फंक्शंस ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट में हैं, ड्यूटीज़ हैं जो स्टोर कीपर को निभानी पड़ती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैं बात करूँ तो ऑब्टेन चेक द आइडेंटिफाई मटेरियल, पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा इन स्टोर, टू रिसीव फैक्ट्री मेड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स इन स्टोर, रिसीव करें फैक्ट्री मेड पार्ट्स को और कंपोनेंट्स को स्टोर में। मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल का रिकॉर्ड रखे वो। टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल इन द प्रॉपर प्लेसेस इन द स्टोर,
वो स्टोर करें हर टाइप का मटेरियल को प्रॉपर प्लेस पे जहाँ पे वो स्टोर में रखे जाएंगे। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो डिपार्टमेंट फंक्शन है इनके, डिपार्टमेंट के, स्टोर डिपार्टमेंट के, और ड्यूटीज़ हैं जो स्टोर कीपर की जिम्मेदारी होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे 13 पॉइंट पढ़ो। सिंप्लीफाई द आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस टू द गुड्स स्टोर इन द स्टोर रूम। सिंप्लीफाई करें, आइडेंटिफाई करें और एक्सेस करें जो आपके गुड्स हैं स्टोर रूम में रखे हुए, उनको देखें कि उनमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। स्टार्ट द परचेजिंग प्रोसेस एट द राइट टाइम। अब परचेसिंग जो है वो प्रोसेस सही समय पर होना चाहिए, सो दैट द स्टॉक ऑफ डिजायर्ड मटेरियल एक्सटिंक्ट। जो आपका डिजायर्ड मटेरियल है, तो जो आपका जो डिजायर्ड मटेरियल है, जैसे कि मैं परचेज जो करना है मटेरियल वो सही समय पे लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो डिजायर्ड मटेरियल है वो कभी भी आपका बर्बाद ना हो या लॉस में नहीं आए आपका। टू एस्टेब्लिश फुल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। इस्टेब्लिश करना चाहिए फुल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं, सच एज परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों से कोऑपरेशन फुल मिलना चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर कीपिंग में आता है हमारा बेसिक फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग स्टोर कीप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर कीपिंग आर एस फॉलोज। कौन सा? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने पहले ही बताया था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है। सेंट्रलाइजेशन में आपका सेंट्रलाइज तरीके से बात होती है, वहाँ पे आपका मैनेजमेंट का वो रहता है हाथ, जबकि डिसेंट्रलाइज में आपका डिपार्टमेंट वाइज परचेज किया था विदाउट टेकिंग ऐसी एनी राइट्स फ्रॉम मैनेजमेंट या हाई लेवल से। तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन ये होता है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर। किस तरह का वो है जिसको आपको मैन्युफैक्चर करना, अवेलेबल प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्रोग्रेसिव, ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, इस तरह से आपको पॉइंट्स चलते हैं। ले आउट फॉर स्टोर डिपार्टमेंट। आपका ले आउट क्या क्या है स्टोर डिपार्टमेंट में? द लेआउट ऑफ द स्टोर शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव। जो लेआउट है स्टोर का वो सिंपल और इफेक्टिव होना चाहिए। द लेआउट ऑफ द स्टोर हैज 4 मेन स्टेजेस। 4 हमारी स्टेज होते हैं। कौन कौन सी? रिसिप्ट, इंस्पेक्शन, फिर स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। ये आपके लेआउट होते हैं स्टोर कीपिंग के लिए मेन आपका इनके हिसाब से चले। देन आपका जो आता है डिजायर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव इज गिवन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे जो आपको प्रिपेयर करना होता है लेआउट निकालने के लिए स्टोर कीपिंग में। कौन कौन से होते हैं? एस्टिमेशन ऑफ डिजायर्ड लोकेशन ऑफ स्टोरेज। कहाँ पे आपको एक एस्टिमेशन निकालना है, कहाँ पे आपको ये लोकेशन पे स्टोरेज करना है। वैल्यूएशन ऑफ ऑप्टिमल लोकेशन या साइट। ऑप्टिमल बिल्कुल आपको सूटेबल हो जो साइट आपकी इवेल्यूएट, उसको इवेल्यूएट करना। टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द ऑप्टिमल साइट विद इन द एरिया ऑफ स्टोर कीपिंग। ये भी डिटरमाइन करना कि आपका जो साइट है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए, बिल्कुल राइट तरीके से होनी चाहिए, जो इजीली जा सके और समय पे आ सके, ज़्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए, विद इन द एरिया ऑफ, उसी एरिया में जिससे कि स्टोर को आपका मैनेज कर सकें। एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। सेंट्रलाइज स्टोर रूम में क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द स्टोर रूम इज रिलेटिवली लेस। जो पीपल हैं वर्किंग स्टोर रूम में काम करने वाले कम होते हैं। ऑल द पीपल वर्किंग इन द स्टोर रूम आर फेमिलियर विद द स्टोर मटेरियल। वो फेमिलियर होते हैं स्टोर मटेरियल से। एंड वर्क इज नॉट इंटरप्टेड बाय एनी पर्सन गोइंग ऑन लीव और लीविंग द जॉब। अगर जॉब छोड़ देते हैं, कोई पीपल आता नहीं है, पर्सन आता नहीं है, तो आपके उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरप्शन नहीं होगा। क्लैरिकल वर्क कॉस्ट लेस। क्लैरिकल वर्क भी काफ़ी कम हो जाती है। टोटल स्पेस रिक्वायरमेंट आर लेस। स्पेस की रिक्वायरमेंट भी आपको कम पड़ती है। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। डुप्लीकेट आइटम्स एंड मटेरियल्स इन यूज आर क्विकली आइडेंटिफाइड। डुप्लीकेट आइटम जो है वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं सारे स्टोर मैनेजमेंट से। एंड द कंटेंट्स ऑफ मटेरियल लेस डिस्पोजेबल। आपका डिस्पोजेबल आइटम कम होंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें अब इसके, तो सेंट्रलाइज स्टोर क्लर्क्स आर लेस अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन सेंटर। सेंट्रलाइज स्टोर क्लर्क की बात करूं तो उनको अवेयरनेस कम होती है रिक्वायरमेंट की, कितना प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या। मटेरियल डिलीवरी टेक्स रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। मटेरियल का जो डिलीवरी है वो ज़्यादा टाइम लेती है इन रिमोटली लोकेटेड डिपार्टमेंट। जो आपका दूर दराज में है वहाँ पे आप डिपार्टमेंट को रिमोटली लॉग इन नहीं कर पाओ, देख नहीं पाओ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल द डिपार्टमेंट रिमोट लोकेशन रिक्वायर्स मोर टाइम। अब ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़्यादा खर्चा आता है जब आप रिमोटली लॉग इन पे, रिमोटली लोकेशन पे आप इसको भेजते हैं। एंड एडिशनल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। एडिशनल मटेरियल को हैंडलिंग भी करने का ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों में। प्रिपेयरिंग ऑफ द लेआउट। नेक्स्ट टॉपिक आता है द लेआउट ऑफ द स्टोर इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टोर रूम। द पर्पस फॉर विच द सेकंड पॉइंट, द पर्पस फॉर विच द लेआउट ऑफ स्टोर इज प्रिपेयर्ड आर कौन कौन से? फुल यूज ऑफ स्पेस एंड मिनिमम वेस्ट।
स्पेस का पूरा पूरा यूज़ किया जाए, ये नहीं है कि आपका सामान उल्टा सीधा डला हुआ है उसमें स्पेस का यूज़ ना हो। मिनिमम वेस्ट होनी चाहिए, सिंपल मेथड ऑफ ऑपरेटिंग आराम से हो, जिससे कोई नया आए वो भी आराम से मान ले। बिफोर प्लानिंग द स्टोर लेआउट, क्लासीफाई ऑल द आइटम्स एट द स्टोर एज फॉलोइंग। आपको आइटम्स को सारे क्लासीफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, वेट, नंबर, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हैंडलिंग, अकॉर्डिंग टू, ये सारे आपके मटेरियल हैंडलिंग अरेंजमेंट, ये सारे आपके उसमें आते हैं स्टोर कीपिंग में, जो आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अब हमारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं कंसीडर अंडर प्लानिंग स्टोर लेआउट्स में। द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर इन प्लानिंग स्टोर लेआउट। प्लानिंग करनी पड़ती है स्टोर लेआउट के लिए, कौन कौन सी कंसीडर करना पड़ता। पहला है अ सेक्शन एडजॉइनिंग द स्टोर रूम शुड बी कंसीडर वेयर द मटेरियल कैन बी रिसीव्ड एंड इंस्पेक्टेड बिफोर स्टोरेज। जो आपका स्टोर रूम है उसको पहले देखा जाए, इंस्पेक्टेड किया जाए बिफोर स्टोरेज, स्टोरेज करने से पहले कि वो हमारे यूज़ का है कि नहीं। सेकंड पॉइंट, ऑल द प्रोविजन ऑफ द स्टोर लेआउट शुड बी इजी टू रिसीव द मटेरियल। आपका जितने भी प्रोविजन है स्टोर लेआउट का वो आसानी से रिसीव हो सके मटेरियल वहाँ पे जो लोकेशन है। देयर शुड नॉट बी डिफिकल्टी इन स्टोरेज, आपकी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए स्टोरेज में और डिस्ट्रीब्यूशन करने में। एंड इट शुड बी क्लोज टू द प्लेस ऑफ यूज़, जहाँ पर उसका यूज़ में आएगा जो आपका मटेरियल वो बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो और आपका स्टोर जो है बहुत ज़्यादा रिमोट लॉगिन पे है और आपका वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वहाँ से आने जाने में और ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका वेस्टेज हो जाए, तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम लेआउट शुड बी मिनिमम, आसानी से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए मैनेज मटेरियल, जिससे कि आपका मिनिमम कॉस्ट आए। एन आइडियल स्टोर रूम लेआउट शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट्स फ्लोर स्पेस एंड हाइट। जो आइडियल स्टोर आपका है लेआउट वो ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिले फ्लोर का स्पेस जो है और हाइट कितनी है उसकी। तो ऐसे हमारे काफ़ी पॉइंट्स हैं जो स्टोर मैनेजमेंट में काम आएंगे। इसी तरह से हमारा लास्ट पॉइंट आता है, एल पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, 20 to 25% स्पेस शुड बी लेफ्ट एम्प्टी इन ईच सेक्शन ऑफ द स्टोर। 20 to 25% स्पेस हमेशा खाली रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो अवेलेबल मटेरियल है वो आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाए। जो आपका एक्सप्रेशन अगर होगा उसका ज़्यादा मटेरियल तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर को यूज़ कर सकें। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल में आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं, बताता हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज आर प्लेस्ड इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट में जितने भी आपके मटेरियल आ रहे हैं वो एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो सारे रिसीविंग डिपार्टमेंट में आपका स्टॉक में होना चाहिए जिसकी रिसिप्ट मिले। सेकंड पॉइंट आता था द रिसीविंग डिपार्टमेंट ओपन्स द पैकेजिंग ऑफ गुड्स एंड चेक्स देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उनको रिसीविंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि गुड्स को जितनी भी आए हैं उनको क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करें। थर्ड पॉइंट आता है ईच पैकेज हैज़ अ पैकेजिंग स्लिप। जितने भी पैकेज आए हैं आपको उनकी पैकिंग स्लिप होनी चाहिए, हाईलाइट्स होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड द नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। जितना भी परचेज ऑर्डर हुआ उसकी क्वांटिटी का सारा रिकॉर्ड होना चाहिए हाईलाइट्स के साथ। द रिसीविंग डिपार्टमेंट चेक्स द क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द गुड्स। जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो चेक करे क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ द गुड्स बाय मैचिंग देम विद द कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर जो होता है उससे मैचिंग करें वो क्वांटिटी और कंडीशंस को कि वो आपको जो रिसीव हुआ वो वास्तव में वही है। इफ द कॉपी ऑफ फिफ्थ पॉइंट, इफ द कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर इज नॉट विद द रिसीविंग डिपार्टमेंट देन द मटेरियल रिसीव्ड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एंड इज सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। अगर कॉपी जो मिली है ऑर्डर की वो आपका उसके साथ मैच नहीं कर रही है मटेरियल से जो रिसीविंग में है, तो आपको ये परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट को सेंड करना पड़ेगा और अकाउंट डिपार्टमेंट एंड मैच विद द परचेज ऑर्डर, फिर आपको मैच कराना पड़ेगा परचेज ऑर्डर से। इसी तरह से काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें जो आपके यूज में आते हैं। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ता हूँ, अपॉन रिजेक्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ इंटायर कंसाइनमेंट इट इज सेंड बैक। अगर रिजेक्शन होता है किसी सर्टेन पार्ट में जो इंटायर कंसाइनमेंट इट इज सेंड बैक टू द वेंडर, वेंडर को भेज दिया था विद इन द रिक्वेस्ट दैट द ऑर्डर बी कैंसल्ड। एक रिक्वेस्ट भी डाली जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा ये ऑर्डर कैंसिल्ड हो गया है और रिजेक्टेड हो गया है, आइटम टू बी रिप्लेस किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में आगे इशू ऑफ मटेरियल।